हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। जनरल नॉलेज की सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो से। सबसे पहला जो मैंने टॉपिक लिया है वो पॉलिटी का लिया है। सबसे पहले हम पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हिस्ट्री के, एनवायरनमेंट के, ज्योग्राफी के ऐसे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। पर मैंने मिक्स नहीं किया है जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, ताकि आप लोगों को ईजी रहे। पॉलिटी के क्वेश्चंस, हिस्ट्री के क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हम अलग अलग करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हम पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज सीरीज़ में। और ये जो है आपके हर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो JNU का हो, AMU का हो, या फिर जामिया का हो, या फिर CUET हो। और अगर आप स्टेट एग्ज़ाम कोई दे रहे हैं तो वहाँ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसमें वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन की जो बात की गई है वो किस चीज़ के अंडर आती है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, या फिर 7th शेड्यूल में। अब यहाँ पे अगर हम बात करें 7th शेड्यूल की, तो 7th शेड्यूल में किस चीज़ के लिए है? 7th शेड्यूल जो है बेसिकली ये लिस्ट है। इसमें लिस्ट मेंशन की गई है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। यहाँ पे जो है 7th शेड्यूल में लिस्ट के बारे में डिस्कशन की गई है। ये जो है 7th शेड्यूल में प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। तो अगर हम यहाँ बात करें, 7th शेड्यूल हमने डिस्कस किया कि ये इसमें 3 लिस्ट के बारे में बात की गई। तो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें तो ये स्टेट जो है वो अपने लेवल पे भी क्या करते हैं, लॉज बनाते हैं, एक्ट्स बनाते हैं वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए। तो ये हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में भी आता है। तो कॉन्करेंट लिस्ट हमारे 7th शेड्यूल में। तो कॉन्करेंट लिस्ट में आती है ये चीज़ कि गवर्नमेंट जो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही गवर्नमेंट में जो है वो वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए लॉज बना सकते हैं। ये जो है इस वजह से यहाँ 7th शेड्यूल लिखा गया है। ठीक है, तो 7th शेड्यूल मतलब यहाँ पे लिस्ट आती है और उस लिस्ट के अंदर ही क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये इससे यहाँ पे 7th शेड्यूल दिया गया है। 7th शेड्यूल क्या है, ये भी राइट आंसर है। मतलब ये भी होगा, 7th शेड्यूल भी होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होगा। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी भी है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है, और वो 7th शेड्यूल के अंडर आता है। मतलब कॉन्करेंट लिस्ट जो है उसमें मेंशन किया गया है। यहाँ पे जो इसका आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 3। डी इज़ द राइट आंसर, 1, 2 एंड 3। तो इसका जो आंसर होगा वो तीनों ही सही है। यहाँ पे जो है ये इंपॉर्टेंट नोट है, जो कि यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विया 42nd अमेंडमेंट एडिंग आर्टिकल 48A। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो ये चीज़ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी। कब, कौन से अमेंडमेंट के बाद? ये यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है। 42nd अमेंडमेंट के बाद ये यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि 42nd अमेंडमेंट के बाद प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। और कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के बाद? आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48A में प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ की बात की गई है। विच मैंडेट्स दैट स्टेट शैल एंडेवोर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। यहाँ पे क्या है कि स्टेट जो है वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए, एनवायरमेंट के लिए जो है लॉज बना सकती है। तो ये 7th शेड्यूल की बात हो गई। यहाँ पे 7th शेड्यूल जो यहाँ मेंशन किया गया था, तो ये इस हिस्से मेंशन किया गया था क्योंकि लिस्ट जो है वो 7th शेड्यूल में मेंशन की गई है। देन द सेम अमेंडमेंट ऑल्सो इंक्लूडेड फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट। ये चीज़ मैं आपके साथ ऊपर डिस्कस कर चुकी हूँ, कॉन्करेंट लिस्ट कि कॉन्करेंट लिस्ट में इस चीज़ को रखा गया। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है? कॉन्करेंट लिस्ट में वो टॉपिक होते हैं जिन टॉपिक्स के ऊपर स्टेट एज वेल एज सेंट्रल दोनों ही गवर्नमेंट जो है वो लॉज बना सकती हैं। जैसे डाइवोर्स हो गया, मैरिज हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन हो गया। तो इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, तो ऐसे टॉपिक्स के लिए इन टॉपिक्स को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है, जिनके लिए स्टेट एज वेल एज सेंटर भी क्या कर सकती है, लॉज बना सकती है और इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो ये लिस्ट जो होती है वो 7th शेड्यूल में मेंशन है, आर्टिकल 256 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज ऑल्सो एनश्राइंड इन आर्टिकल 51A क्लॉज G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट शैल बी द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। और ऊपर हमने देखा कि आंसर जो था 1, 2 एंड 3, और ऑप्शन में क्या था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी था। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी क्या है, अगर यहाँ हम बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज ऑल्सो एनश्राइंड इन आर्टिकल 51A क्लॉज G। जो वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन की बात की गई है वो आर्टिकल 51 में भी की गई है, आर्टिकल 51A क्लॉज G में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है।
फंडामेंटल ड्यूटी है हर सिटीज़न की कि वो प्रोटेक्ट करे, इम्प्रूव करे नेचुरल एनवायरनमेंट को, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो हम एक वीडियो में जो है 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इतना मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रखे हैं ताकि आप लोगों को जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाऊँ वैसे वैसे अच्छे से आप लोगों को साथ के साथ लर्न भी होता जाए। अगर हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन रखेंगे तो उतनी ही ज़्यादा मुश्किल होगी याद रखने में। तो आप लोग 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि साथ के साथ आपको लर्न होता चला जाए, उसके बाद जब आप रिवाइज़ करेंगे तो आपको वो और पक्का हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कम्स द अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इंडिया में अगर हम बात करें तो स्टेट्स एंड यूटीज़ हैं, ठीक है। यूटीज़ एंड स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट। तो स्टेट की क्या होती है, अपनी अलग से लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। बट यूटीज़ जो होता है, यूनियन टेरिटरी, इसे क्या है, यूनियन टेरिटरीज़ को डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रूल करती है, एक्सेप्ट दिल्ली एंड पुडुचेरी। सिर्फ पुडुचेरी और दिल्ली ऐसा है जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं और दिल्ली के लोग और पुडुचेरी के लोग अपने हिसाब से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। बस ऐसा सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को और पुडुचेरी को ही राइट है यूनियन टेरिटरी में। बाकी हर यूनियन टेरिटरी डायरेक्टली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उसे रूल करती है। सो यहाँ पे जो है यूटीज़ की बात हो रही है कि अपॉइंटमेंट जो होता है एडमिनिस्ट्रेटर का, जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हो, मतलब वहाँ पे जो पूरा संभाल रही, जो चीज़ें संभाल रही हो, पूरी यूटी जिसको संभालना है, ठीक है, तो उसे एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेट करना है तो उसकी अपॉइंटमेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर के अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर को यूटी के। सो ये किस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है? सो ये जो है आर्टिकल 239 में मेंशन किया गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, की जो यूनियन टेरिटरी के जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे उन्हें कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बात मेंशन की गई है कहाँ? आर्टिकल 239 में। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर होगा। अब हम देखें नेक्स्ट। सो यहाँ पे अंडर आर्टिकल 239 यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर हु इज़ अपॉइंटेड बाय हिम। यहाँ पे क्या है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे विद अ सुइटेबल डिसाइनेशन। सुइटेबल डिसाइनेशन मतलब कि जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ कमिश्नर यहाँ पे मेंशन किया गया है। दिस डिसाइनेशन इज़ कॉल्ड आइदर लेफ्टिनेंट गवर्नर, जैसे जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, चीफ कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार में हो गए, लक्षद्वीप में हो गए, तो वहाँ चीफ कमिश्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है। और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो वह लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाता है। सो ये मेंशन किया गया आर्टिकल 239 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 323A के एडमिनिस्ट्रेटिव tribunals and article 323B tribunals for other matters in a new part 14A was inserted in the Indian Constitution। किस amendment के बाद आर्टिकल 323A एंड 323B जो है वो एक न्यू पार्ट में यानी कि 14A पार्ट बनाया गया था। टोटल 25 पार्ट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और पार्ट 14 में जो है आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 323 भी मेंशन किया गया है। तो ये किस अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया था? सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 42nd अमेंडमेंट के बाद 323A एंड 323B जो है ये ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। सो अच्छा, यहाँ पे 42nd अगर हम बात करें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, सो 42nd अमेंडमेंट के बाद काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की गई थी। कितनी बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? सो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, कितनी बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। सो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बोलते हैं, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की गई थी। और बेसिकली इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इस वजह से बोला जाता है क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद हमारे प्रीएम्बल में जो है 3 वर्ड्स जो हैं वो ऐड किए गए थे, तो इस वजह से बोला जाता है इंटीग्रिटी, सेक्युलर एंड सोवरेन। सो ये जो है ये 3 वर्ड्स जो हैं ये मेंशन किया गया था कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। सो यहाँ पे जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ आपके साथ डिस्कस किया। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो बात होती है ट्राइब्यूनल्स की, तो ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद पार्ट 14A में, ठीक है। तो ट्राइब्यूनल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स 323A एंड ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर पर्पस आर्टिकल 323B। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ये दोनों चीज़ें ऐड की गई थी पार्ट 14 में।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है, विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट वॉज नोन एज द एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि किस एक्ट को जो है वो रिवॉल्यूशनरी एंड एनार्कियल क्राइम एक्ट कहा जाता है 1919। सो 1919 में हमें जो अगर देखें तो रॉलेट एक्ट जो है वो पास किया गया था। सो रॉलेट एक्ट इज द राइट आंसर। रॉलेट एक्ट को एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट भी बोलते हैं। सो डी इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वेयर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स बर्मा गॉट सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। बर्मा यानी कि जो म्यांमार है प्रेजेंट, म्यांमार की अगर हम बात करें तो म्यांमार क्या था, पहले इंडिया का ही पार्ट था, इंडिया ही था, उसको फिर अलग कर दिया जाता है इंडिया से। तो यहाँ पे जो सेपरेट किया गया है बर्मा को या म्यांमार को, वो किस एक्ट के बाद किया गया है, किस एक्ट के तहत किया गया है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज़ द राइट आंसर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद म्यांमार को इंडिया से अलग कर दिया गया था। तो म्यांमार, बर्मा का जो प्रेजेंट नेम है वो क्या है, म्यांमार। अब यहाँ पे जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, बर्मा गॉट सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अदर प्रोविजंस अंडर द एक्ट इंक्लूडिंग द कार्विंग आउट ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे, बॉम्बे से सिंध को अलग किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, और बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया था। सो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट साइंड बाय डॉक्टर अम्बेडकर ऑन बिहाफ ऑफ डिप्रेस्ड क्लास। डिप्रेस्ड क्लास के यहाँ पे, डिप्रेस्ड क्लास कौन, यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब की बात हो रही है, डिप्रेस्ड क्लास जिन्हें दलित्स कहा जाता है, इन सितंबर 1932। सो यहाँ से क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पूना पैक्ट जो है वो कौन से ईयर में साइन किया गया था। सो 1932 में साइन किया गया था। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है, डॉक्टर अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेस के बिहाफ पे 1932 में सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड थी उस पर साइन किया गया था, तो वो कौन सा पैक्ट था। सो पूना पैक्ट इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर। द एग्रीमेंट नोन एज पूना पैक्ट साइंड बाय डॉक्टर अम्बेडकर ऑन बिहाफ ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस रिटेन द हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट एंड गेव रिजर्व्ड सीट्स टू द डिप्रेस्ड क्लासेस। ब्रिटिशर्स ने जो है काफ़ी सारे जब एक्ट आए तो उसमें इलेक्टोरेट्स जो हैं वो कम्युनल बेसिस पे इलेक्टोरेट कर दिए थे। तो सबसे पहले मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट किया गया, उसके बाद सिख विमेन के लिए, सिख के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए एंड इंडियन क्रिश्चियंस के लिए अलग अलग उन्होंने सीट्स रिजर्व कर दी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। उसके बाद जो है अब हिंदू रिलीजन का ही पार्ट है शेड्यूल ट्राइब, तो उसको भी क्या किया गया, डिप्रेस्ड क्लास के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट जो है मांग की गई, और ये इसी मांग के ऊपर पूना पैक्ट साइन किया गया था इसी के ऊपर 1932 में। बट ये क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट बाद में जो है वापस ले लिया गया था। सो ये यहाँ पे साइन हुआ था 1932 में, पर बाद में इस चीज़ को कैंसिल कर दिया गया था कि नहीं, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए कोई भी सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा। सो यहाँ पे यही चीज़ है, इट अबेंड द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ पे, सेवरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया have been borrowed from different sources, which of the following is not a correct match in this context। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसे बॉरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, मतलब हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से, वर्ल्ड के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो लेकर के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर ली। सो यहाँ पे जो है मैच की कॉलम है, मैच की फॉर्म में कि कौन सी चीज़ हमने यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, कि कौन सी इनकरेक्ट है यहाँ पे कौन सा। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था उससे हमने फेडरल स्कीम लिया है। देन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ मेंशन किया गया कॉन्करेंट लिस्ट। सो ये जो है ये बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ पे जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है मतलब जो कि इनकरेक्ट है। सो ये क्या है, ये इनकरेक्टली मैच है, बाकी जो है वो बिल्कुल सही है। फेडरल स्कीम ली गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। फंडामेंटल राइट्स हमने बोरो किया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ये हमने बोरो किया है जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से। सो यहाँ पे जो ये तीनों हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, पर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ इनकरेक्ट पूछा गया है। सो कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो नहीं किया है। सो बी इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ कंसिडर्ड फेडरल इन नेचर। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है नेचर में, मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, सेपरेशन ऑफ पावर है, हमारा जो जुडिशरी है वो बिल्कुल अलग है। सो यहाँ पे जो फेडरल इन नेचर है बट यूनिटरी इन स्पिरिट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फेडरल फीचर। तो यहाँ पे पूछा गया कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, वो अगर हम देखें तो वो फेडरल है, बट उसमें क्या है, वो यूनिटरी बायस है कि फेडरल होते हुए भी क्या है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा इनमें से ऐसा फीचर है जो ये दर्शाता है, जो ये दिखाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर नहीं है। मतलब फेडरल फीचर जो है इनमें से ऑप्शंस में से कौन सा नहीं है, कि कौन सा जो है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखाता है पावर्स में। ठीक है, सो 3 टियर गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये एक फेडरल फीचर है कि पावर्स जो है वो डिवाइड है 3 टियर्स में। 3 टियर्स कौन सा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ एंड पंचायत। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये भी क्या है, ये भी एक फेडरल फीचर है कि पावर की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बताई गई है कि हमारी जो जुडिशरी है वो बिल्कुल अलग है। जुडिशरी पावर वो अलग है, लेजिस्लेटिव पावर अलग है, स्टेट लेजिस्लेचर हमारा अलग है और सेंट्रल लेजिस्लेचर अलग है। देन बाईकैमरलिज्म, बाईकैमरलिज्म क्या है, बाईकैमरलिज्म में भी क्या दिखाया गया है कि यहाँ पे पावर की डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि अपर हाउस एंड लोअर हाउस, राज्यसभा एंड लोकसभा। अब डी ऑप्शन जो है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो यहाँ पे जो होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फेडरल फीचर नहीं है, जो फेडरलिज्म का फीचर नहीं है। सो वो कौन सा है, ऑप्शन डी, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। की जो गवर्नर अपॉइंट करते हैं वो कौन करते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट के गवर्नर्स को अपॉइंट करते हैं। तो ये क्या है, ये सेंटर के अंडर है। ठीक है, तो ये फेडरल फीचर नहीं है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे बात करें, द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड फेडरल इन नेचर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट, इट हैज़ फीचर्स ऑफ अ फेडरेशन, अ कोडिफाइड सुप्रीम। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है, वो फेडरल है नेचर में, बट फेडरलिज्म वर्ड या फेडरल वर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज़ नहीं किया गया। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कितनी बार कि इंडिया जो एक फेडरल कंट्री है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल है, बट ये चीज़ मेंशन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में या नहीं। तो फेडरल वर्ड या फेडरलिज्म जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज़ नहीं की गई है। सो फेडरल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये कैसे पता चलता है, क्योंकि हमारे पास क्या है, कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है, कोडिफाइड लॉ है, सुप्रीम मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है, वो सबसे ऊपर है। 3 टियर गवर्नमेंट है, तो ये भी क्या है, ये एक फेडरल फीचर है। देन सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, वही चीज़ की जो 3 टियर गवर्नमेंट है वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। डिवीजन ऑफ पावर्स है, डिवीजन ऑफ पावर्स है, ये सेपरेशन ऑफ पावर है कि स्टेट को अलग पावर्स हैं, सेंटर को अलग पावर है। देन बाईकैमरलिज्म, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ये भी है। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, क्या है, हमारी जो जुडिशरी वो भी क्या है, वो इंडिपेंडेंट है। और यूनिटरी फीचर्स, और यूनिटरी फीचर्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो हमने बात की ये क्या थी, फेडरल फीचर था। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये हमारा इंडिया जो है वो क्या है, वहाँ फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म देखें तो ये सारे फेडरल फीचर थे कि वहाँ पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, जुडिशरी हमारा बिल्कुल अलग है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे अगर हम यूनिटरी फीचर्स की बात करें कि इंडिया के यूनिटरी फीचर्स हैं वो क्या है कि इंडिया में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब हमारा जो है स्टेट के लिए और सेंटर के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। अब जैसे हम बात करें यूएस की, तो यूएस में क्या होता है कि एक सेंटर कॉन्स्टिट्यूशन अलग है और बाकी स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है कि हमारा जो है इंडिया, चाहे हम कहीं भी रहें, मध्य प्रदेश में रहें, गुजरात में रहें, राजस्थान में रहें, कि हमारी क्या सिटीजनशिप क्या है, इंडियन है। बट यूएस में क्या होता है, यूएस में डुअल सिटीजनशिप होती है कि वो अमेरिकन भी है और फिर अगर वो अमेरिका के जिस स्टेट से बिलोंग करता है सो वहाँ की भी सिटीजनशिप होती है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है। तो ये क्या है, ये यूनिटरी फीचर है हमारा। एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी, और जुडिशरी क्या है, वो इंडिपेंडेंट तो है बट इंटीग्रेटेड भी है। इंटीग्रेटेड कैसे है, हमारे यहाँ क्या होता है कि जो जजेस हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्हें अपॉइंट कौन करता है, उन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। तो ये क्या इस तरीके से हमारी जुडिशरी क्या है, वो इंटीग्रेटेड भी है। ये जो है वो जो हमारे एग्जीक्यूटिव हेड हैं, जो हमारे हेड ऑफ स्टेट है, वो क्या करते हैं, वो अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को। सो ये क्या, ये यूनिटरी फीचर है। अब फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है, इतना फ्लेक्सिबल है, मतलब अमेंडमेंट करना जो है वो ईजी है। और स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट। देन अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी यूनिटरी फीचर है कि गवर्नर्स जो है स्टेट में अपॉइंट किए जाते हैं वो कौन करते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं। तो मतलब सेंटर जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। ऑल इंडिया सर्विसेज एंड एमरजेंसी प्रोविजंस, तो ये सारे फीचर्स जो ये क्या है, ये यूनिटरी फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। दिस यूनिक कॉम्बिनेशन, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, वो ना तो अगर हम देखें तो यूनिटरी
पूरी तरीके से नहीं और पूरी तरीके से फेडरल भी नहीं है। तो क्या है, हमारा जो है बहुत यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इस वजह से जो टर्म यूज़ किया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इंडिया के लिए, तो क्वाजी फेडरल यूज़ किया जाता है। द वर्ड क्वाजी फेडरल इज़ यूज्ड फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इंडिया जो है, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या, वो क्वाजी फेडरल है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द मेंबर ऑफ फजल अली कमीशन फॉर्म्ड इन दिसंबर 1953। सो फजल अली कमीशन जो थी ये बेसिकली ये स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन के लिए कमेटी बनाई गई थी, कमीशन बनाई गई थी। सो फजल अली कमीशन जो है दिसंबर 1953 में बनाई गई थी। अब यहाँ पूछ रहे हैं कि फजल अली कमीशन में के मेंबर कौन से नहीं थे। सो द राइट आंसर इज़ वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल जो है वो फजल अली कमीशन के मेंबर नहीं थे। फजल अली कमीशन में 3 मेंबर थे, फजल अली, के.एम. पनिकर एंड एच.एन. कुंजरू। तो ये 3 लोग जो थे ये मेंबर थे फजल अली कमीशन के, और चेयरमैन जो थे फजल अली कमीशन के वो कौन थे, फजल अली। अब यहाँ पे जो है कमीशन के बारे में क्या बताया गया, फजल अली कमीशन फॉर्म्ड इन दिसंबर 1953। ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि किस ईयर फॉर्म हुई थी, तो 1953 में फॉर्म हुई थी। 3 मेंबर्स थे, मेंबर्स के नाम भी कितनी बार पूछ लेते हैं, तो फजल अली, एच.एन. कुंजरू एंड के.एम. पन्नीकर। और फजल अली कमीशन को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी कहा जाता है। सो ये क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन यहाँ से कि फजल अली कमीशन को और क्या कहा जाता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। सो यहाँ पे जो है ये 3 मेंबर्स थे, इनके नाम याद कर लीजिएगा, बस 3 ही लोग थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज गोवा वॉज कन्फर्ड स्टेटहुड। गोवा जो है बेसिकली पहले क्या था, पहले यूनियन टेरिटरी था। कब तक, 1987 तक। 1987 में गोवा जो है क्या बनता है, स्टेट बनता है। गोवा को स्टेट बनाया जाता है 1987 में। गोवा जो है अगर हम नंबर पूछें तो गोवा जो है 25th स्टेट बनता है। 25th स्टेट बनता है इंडिया का, कौन सा, गोवा। तो ये 25th स्टेट है इंडिया का, कब बना है, 1987 में। सो बी इज़ द राइट आंसर, 1987। देन इंडिया एक्वायर्ड, यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इंडिया एक्वायर्ड गोवा, दमन एंड दीव फ्रॉम पोर्टुगीज़। अच्छा, तो कितनी बार ये भी पूछ लेते हैं कि पोर्टुगीज़ जो है, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि कौन लोग रूल कर रहे थे। सो पोर्टुगीज़ ने भी रूल किया इंडिया पे, फ्रेंच ने भी रूल किया, ब्रिटिशर्स भी रूल करते थे। सो गोवा जो है वो बेसिकली वो किसके अंडर था, गोवा जो है पोर्टुगीज़ के अंडर था। पोर्टुगीज़ रूलर थे गोवा के बाय मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन इन 1961 में जो है गोवा जो है इंडिया का पार्ट बनता है। देवर कॉन्स्टिट्यूटेड एज ए यूनियन टेरिटरी। गोवा को, दमन एंड दीव को, इन तीनों को क्या यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। बट बाद में क्या होता है, 1987 में गोवा को स्टेटहुड मिल जाता है, दमन एंड दीव आज भी क्या है, यूनियन टेरिटरी है, बाय द 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है कि गोवा को एंड दमन एंड दीव को कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इंडिया का पार्ट बनाया गया था या फिर यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। सो 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962, ठीक है। हाउएवर गोवा वॉज कन्फर्ड स्टेटहुड इन 1987। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें यहाँ पे, क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज़ नो रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। राज्यसभा में इनमें से कौन सी यूटी है जिसकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सो द राइट आंसर इज़ अंडमान एंड निकोबार। यूटीज़ जो हैं 8 यूटीज़ हैं टोटल, 8 यूनियन टेरिटरीज एंड 28 स्टेट्स हैं। सो 8 यूनियन टेरिटरीज में से सिर्फ 3 यूटीज़ ऐसे हैं जिनकी मेंबरशिप या रिप्रेजेंटेशन जो है वो राज्यसभा में। वो कौन सी यूटीज़ है, कौन सी यूनियन टेरिटरीज है, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर। ये 3 ही ऐसी यूटीज़ हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में है, यानी कि अपर हाउस में है। बाकी किसी भी, कोई भी आ जाए ऑप्शन में, इन तीनों के अलावा दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर के अलावा कोई भी यूटी आ जाए, किसकी रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है, तो वहाँ पे आंसर होगा नो। या अंडमान एंड निकोबार जैसे हो गया, चंडीगढ़ हो गया, तो इन सब की क्या है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है राज्यसभा में। आपको बस ये याद रखना है कि 8 यूटीज़ हैं, उन 8 में से सिर्फ 3 ही यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिसकी रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में है, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। यही चीज़ यहाँ लिखी है, ओनली 3 यूटीज़ आउट ऑफ 8, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ दिल्ली की, पुडुचेरी की एंड जम्मू कश्मीर की। द पॉपुलेशन ऑफ अदर 6 यूनियन टेरिटरीज आर टू स्मॉल टू हैव एनी रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। और बाकी यूटीज़ की इस वजह से नहीं है रिप्रेजेंटेशन क्योंकि वो यूनियन टेरिटरीज काफ़ी छोटी हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कितनी स्ट्रेंथ है, मतलब टोटल नंबर्स कितने हैं। सो द राइट आंसर इज़ 34। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ 34 जजेस। 34 जजेस में से भी अगर हम यहाँ बात करें तो टोटल कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस, 34 जजेस हैं। उनमें से 33 क्या है, ये जजेस है प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज इक्वल टू 34। सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला करके टोटल जो स्ट्रेंथ है वो है 34।
1 चीफ जस्टिस एंड 33 अदर जजेस। इन 2019 द सेंटर इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। ये वो भी 34 जो स्ट्रेंथ हुई है, पहले 34 नहीं थी, पहले जो टोटल नंबर थे जजेस के वो कितने थे, 31 टू, पहले 31 थी। अच्छा, यहाँ पे ये लिखा गया है कि 31 से 34 बढ़ा दी गई है 2019 में। तो कितनी बार ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जामिया के एक पेपर में पूछा भी था कि कौन से ईयर में जजेस की जो स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की जजेस की वो इंक्रीज़ की गई थी। सो वो 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, इंक्रीज किया था नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। सो पहले कितने होते थे, 31, वो भी 31 में भी अगर हम बात करें तो 30 जो थे वो अदर जजेस प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज इक्वल टू 31। सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड करने के बाद टोटल कितने थे, 31। और अगर हम अभी बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड करने के बाद टोटल स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की 34। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट with respect to power of judicial review of Supreme Court। so यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल पावर, जुडिशियल रिव्यू की पावर से रिलेटेड। यहाँ पे कौन सी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। सो सुप्रीम कोर्ट कैन चार्ज एलिगेशंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर, नो। सुप्रीम कोर्ट हैज़ फाइनल अथॉरिटी ओवर ऑल इश्यूज, नो, ऐसा नहीं है। देन सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू द इश्यूज डिसाइडेड बाय हाई कोर्ट्स, नो। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर इलीगल एनी लॉ ऑफ द स्टेट। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि ये जो है यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू मेंशन किया गया है कि जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की वो उससे रिलेटेड यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू द इश्यूज डिसाइडेड बाय हाई कोर्ट्स, बिल्कुल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, बट यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू की बात हो रही है। सो यहाँ पे जो जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है वो क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर इलीगल एनी लॉ ऑफ द स्टेट। कोई भी अगर कानून बनाती है लेजिस्लेचर, तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट उसे डायरेक्ट नल वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, ये पावर है सुप्रीम कोर्ट को। सो यहाँ पे जो जुडिशियल रिव्यू के बारे में पूछा गया है तो जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड जो है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। The doctrine of judicial review states that if any laws are found to be violative of the Constitution of India, वही चीज़ जो मैंने आपको अभी बताई, the Supreme Court can declare them illegal, unconstitutional or invalid। So यहाँ पे जो है ये से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, which of the following bills the governor can not return back for the reconsideration of the state legislature। so यहाँ पे है कि कोई भी बिल, यानी कि गवर्नर्स क्या, वो स्टेट के हेड होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होता है गवर्नर। सो स्टेट लेजिस्लेचर में कौन सा ऐसा बिल है इनमें से जो गवर्नर रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता, मतलब उसे साइन करना होगा, वो वापस नहीं भेज सकते स्टेट लेजिस्लेचर में, तो वो बिल है मनी बिल। मनी बिल इज़ द राइट आंसर। आफ्टर अ बिल इज़ पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एंड सेंट टू द गवर्नर, ही कैन रिटर्न द बिल फॉर द रिकन्सिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एक्सेप्ट द मनी बिल। कोई भी बिल जो है वो गवर्नर वापस भेज सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में कि आप एक बार इसको देख लीजिए, इसमें कुछ चेंजेस करनी है तो कर दीजिए, इसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है तो ऐसा कर सकता है गवर्नर, बट वो मनी बिल वापस नहीं भेज सकता। मनी बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए वापस नहीं भेजा जा सकता स्टेट लेजिस्लेचर में। सो मनी बिल इज़ द राइट आंसर। बाकी चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं होता है, वो पार्लियामेंट में होता है, वो पार्लियामेंट के पास राइट है। सो चाहे वो ऑर्डिनरी बिल हो या और कोई भी बिल हो, वो वापस भेज सकता है गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर में, बट मनी बिल नहीं भेज सकता। सो यहाँ पे जो होगा बी इज़ द राइट आंसर। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का हमारा, क्वेश्चन 15। अ सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर। सेपरेट नेशनल कमीशन बनाई गई थी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, सो एसटीज़ के लिए। सो नेशनल कमीशन फॉर एसटीज़ ये जो है ये किस ईयर में बनाई गई थी, 2004 में। सो ये जो है यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर है। द सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 2004 थ्रू अ न्यू आर्टिकल। यहाँ पे आर्टिकल भी पूछ लेते हैं तो आर्टिकल याद कर लीजिएगा, आर्टिकल 338A इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड अ वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स। इसमें टोटल 5 मेंबर्स होते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब 2004 में बनाया गया था और आर्टिकल 338A ऐड करने के बाद। सो यहाँ पे जो है हमने इस वीडियो में 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई होप आप लोगों को पूरा वीडियो अच्छे से क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें।